2 दिन बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुतवक्के है और पीटीआई दावा कर रही है कि इस केस में जुर्म साबित ही नहीं हुआ। क्या ये बात दुरुस्त है कि वाकई बरतानिया में इस पैसे का पकड़ा जाना कोई प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं था, कोई जुर्म ही नहीं हुआ था? बरतानवी माहिर कानून बैरिस्टर राशिद असलम हमारे साथ मौजूद है। राशिद साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ना जो पाकिस्तान में जाहिर है आप देख ही रहे होंगे कि सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्या बना हुआ है। अब ये कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये एक प्राइवेट डील थी, एक प्राइवेट पार्टी की और नेशनल क्राइम एजेंसी की, सिविल सेटलमेंट थी, कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग इसमें पकड़ी नहीं गई, यानी कि इसके पीछे कोई क्राइम नहीं था, यानी पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं था और इसलिए खामखा के लिए एक इशू बनाया जा रहा है। क्या ऐसा ही है, एक प्राइवेट डील थी जिसके पीछे कोई क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग नहीं थी? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जब प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई तो ये क्रिमिनल फाइनेंस एक्ट 2017 में आया था, तो उसके अंडर ये सारे अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। अराउंड 8 से 9 अकाउंट्स थे जो फ्रीज किए गए थे उस वक्त। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी। इसमें अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग आपकी साबित होती है तो इसकी सजा है जो 2 साल से 14 साल तक की सजा है। तो इसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर इस किस्म की रिकवरी हो जाए, जैसे इसमें 190 मिलियन की रिकवरी हुई जिसमें 140 मिलियन कैश था, 50 मिलियन की वो प्रॉपर्टी थी 1 हाइड पार्क प्लेस, तो उसमें 140 मिलियन की जब रिकवरी हो जाती है तो उसमें नॉर्मली एनसीए ये करता है कि अवॉइड करता है जो भी प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, उसको, बिकॉज जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट होती हैं तो वो बहुत लंबा अरसा चलती हैं। पहले हाई कोर्ट में जाती हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, फिर उसके बाद जिस तरह सब यहाँ के ब्रिटिश सिटीजन नहीं है, वो पाकिस्तान के सिटीजन है, तो उनको यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल होता है अगर फर्ज करें सजा हो भी जाए। तो ऐसी इन पूरी सूरत हाल को देखते हुए वो सेटलमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये एक्ट आपको अलाउ करता है कि आप सेटलमेंट कर सकते हैं और उसमें सजा आप ना भी देना चाहें तो नहीं दे सकते। बट ये कहना बिल्कुल गलत है कि इसमें कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हुई। इसमें क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, हाँ, लेकिन सेटलमेंट हुई है। और सेटलमेंट की भी 3 पार्टीज थी जो इसमें इन्वॉल्व थी। इसमें एनसीए इन्वॉल्व था, इसमें उनके लॉयर्स इन्वॉल्व थे, उसमें पाकिस्तान हुकूमत इन्वॉल्व थी। अब पाकिस्तान हुकूमत इसलिए इन्वॉल्व थी कि यहाँ पे बहुत सारा इशू हुआ जब यूनाइटेड नेशंस ने ये कहा कि यूके के जो वर्जिन आइलैंड्स हैं वो टैक्स हेवन है, वहां पे लोग पैसा लाते हैं, यूके गवर्नमेंट उनको सीज करती है, कन्फिस्केट करती है, लेकिन कभी भी उन ममालिक को वो पैसा वापस नहीं किया जाता। इसी तरह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी रिपोर्ट थी जिसके बाद ये फैसला किया गया कि उन मुल्कों को ये पैसे वापस किए जाएं। और जब 2017 में ये एक्ट आया तो पाकिस्तान के हवाले से ये सबसे बड़ी जो अमाउंट थी वो कन्फिस्केट की गई 190 मिलियन की। तो पाकिस्तान को ये पैसे उसी कानून के मुताबिक वापस किए गए थे और पाकिस्तान ने एक डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें साइन की थी। पाकिस्तान उसमें पार्टी था। पाकिस्तान ने उसमें ये कहा था कि ये डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें जो भी तय हुआ है हम उसको कभी भी अफशा भी उस राज को नहीं करेंगे या उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, जो भी उसके कंटेंट्स होंगे। तो ये सारा इसमें मतन है इसका, जिसके अंडर ये सारी प्रोसीडिंग्स हुई थी। बाकी इस तरह की प्रोसीडिंग्स में ये कोशिश की जाती है कि इसको रैप अप किया जाए, इसको लंबा ना किया जाए, क्योंकि एनसीए ऑब्वियसली बिजी होता है, सीपीएस के अपने जो सारे वक्त का ज़िया या वसाइल का ज़िया होता है, जिसकी वजह से इस किस्म की डील्स की जाती हैं उन रेजिडेंट्स के साथ जो बाहर मुकीम होते हैं या यहाँ के नेशनल नहीं होते। मतलब क्या इसके अलावा कुछ और ममालिक की एग्जाम्पल्स हैं जिनके पैसे किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के फ्रीज किए गए हों और उसके बाद स्टेट को, वहां की हुकूमत को या रियासत को वापस किए गए हों, ना कि उस इंडिविजुअल को? इसमें नाइजीरिया बहुत बड़ी मिसाल है। नाइजीरिया की एक तो अबाचा फैमिली थी, उनके 211 मिलियन यहाँ पे सीज हुए थे, जिसमें से 160 मिलियन नाइजीरिया को वापस किए गए थे। उसके अलावा एक और में नाइजीरिया को ही 23 मिलियन वापस किए गए थे। उसके अलावा उज्बेकिस्तान को पैसे वापस किए गए हैं तकरीबन 27 मिलियन। उसके अलावा काजाकिस्तान को 23 मिलियन वापस किए गए हैं। ये सारे वो पैसे थे जो इसी एक्ट के तहत या इससे पहले प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट के तहत यहाँ पे सीज किए गए, प्रोसीडिंग्स हुई और उन मुल्कों को वापस किए गए। ये पाकिस्तान सिर्फ मिसाल नहीं है, बहुत सारी पेमेंट्स वापस गई हैं। बल्कि उसमें नाइजीरिया का तो एक इशू इस वक्त पाकिस्तान यूके हुकूमत के साथ चल रहा है, जिसमें 211 मिलियन एक और पड़ा है जिसपे कोई डिस्प्यूट है कि उसमें पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व है। बट ये है कि ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है कि पैसे वापस किए जाते हैं अब यूके की तरफ से। और किसी भी केस में ये नहीं हुआ कि जिस इंडिविजुअल के पैसे पकड़े थे उस इंडिविजुअल के जो होम कंट्री में अगर ये वापस किए गए हैं तो उस मुल्क में उसी के बैंक अकाउंट में या उसी के किसी पेनल्टी के अकाउंट में वापस गए हो, ये हुकूमत ही को पैसे वापस गए हैं इन केसेस में?
जी, जी, ये बिल्कुल जो वहाँ की उस वक़्त की हुकूमत है, उसको पैसे वापस जाते हैं, कभी भी इंडिविजुअल को पैसे वापस नहीं जाते या हुकूमत जो डेज़िग्नेट अकाउंट करती है कि इस अकाउंट में वापस कर दिए जाएँ, तो उसको वापस किए जाते हैं। जैसे इस पूरे अमल में जो पाकिस्तान की उस वक़्त मौजूदा हुकूमत थी, उसकी कैबिनेट ने जो अकाउंट दिया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें पैसे वापस चले गए थे, क्योंकि ये हुकूमत का ये दायरा इख्तियार होता है कि किस अकाउंट में वो वापस मंगवाना चाहती है। उसमें यूके को जो भी पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा होगा, उस अकाउंट में वो पैसे वापस गए गए होंगे। ये नहीं कि उस बंदे के पर्सनल अकाउंट में, यानी कि साहब के पर्सनल अकाउंट में वो वापस नहीं जा सकते। मतलब और अगर कोई रॉन्ग डूइंग ना पकड़ी गई होती, ये अकाउंट फ्रीज हुए, हमने देखा है एक और केस था शहबाज शरीफ साहब का जिसमें अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे, फिर अनफ्रीज हो गए, पैसे वापस रिपैट्रिएट नहीं किया गया कि कोई रॉन्ग डूइंग नहीं मिली। अगर इस केस में भी रॉन्ग डूइंग ना होती तो क्या जरूरत नहीं थी पैसे वापस भेजने की, वैसे ही अनफ्रीज हो जाते? जी, बिल्कुल अनफ्रीज़ हो जाते हैं। उसमें ऑब्वियसली वो फ्रीज़ तो इस वजह से किए जाते हैं कि पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी ये आम बात है कि जहाँ पे भी उनको शक होता है, अकाउंट्स फ्रीज़ हो जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट से ऑर्डर लेके। उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशंस कंक्लूड हो जाती हैं, उसमें कोई चीज़ ऐसी साबित नहीं होती, कोई क्रिमिनल कोई इन्वेस्टिगेशंस के बाद, तो वो अकाउंट्स पे जो फ्रीजिंग ऑर्डर है, वो खत्म कर दिया जाता है। ये एक आम बात है। वैसे मुझे ये भी बताइएगा कि जो वन हाइट पार्क है, अब जाहिर है अब ये भी इमरान खान साहब की तरफ से बात है कि असल में तो स्कैंडल ये है कि जो महंगा खरीदा साहब ने हसन नवाज से 9 अरब का था, 18 अरब का खरीदा, रिश्वत ली नवाज शरीफ ने इस तरीके से। ये है असल में स्कैंडल। अगर ये था जिस पर ज़ाहिर नून लीग ये कह रही है अगर ऐसा होता तो एनसीए उस पर भी कार्रवाई कर लेती, एनसीए को वहां पर कोई रॉन्ग डूइंग नहीं मिली। ये क्या कहते हैं वहां के कवानीन इस हवाले से? देखिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइसेस जंप करती हैं, बढ़ती हैं, 2, 3, 4 साल के बाद डबल हो जाती हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल। एक तो ये बात है। दूसरा, अगर आप पब्लिक रिकॉर्ड देखें तो उसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन हसन नवाज के खिलाफ अभी तक नहीं है या पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। हाँ, पब्लिक पिटीशंस बहुत सारी गई थी जब पनामा केस हुआ कि हसन नवाज पे इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये जो पैसे हैं पनामा में गए कहाँ से गए, बट अभी तक उसकी कोई पब्लिक आप कह लें कि रिकॉर्ड नहीं है कि उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई या इस प्रॉपर्टी के हवाले से उन पे इन्वेस्टिगेशन हुई है। ऐसी कोई बात सामने अभी तक आई नहीं है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात पैदा हो रहे हैं और उन सवालात का जवाब देने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को प्रोग्राम में आने की दावत दी, मगर कोई नहीं आया।